मूवी की कहानी की शुरुआत होती है जब 1986 का समय दिखाया जाता है। यह वही समय था जब डीमोनोलॉजिस्ट एलिस बहुत ही जवान थी और वह जोश की मां लरेन के घर जाती है। इस समय जोश अभी एक छोटा बच्चा है। लरेन जोश की मां एलिस को सारी फोटोज दिखाती है जिनमें एक ब्राइट डीमन धीरे धीरे जोश की तरफ आ रही होती है। एलिस यह जान लेती है कि जांच करते वक्त जोश में यह खास क्षमता है कि वह खुद को डेड लोगों की दुनिया में भेज सकता है। एक डीमन उसकी इस क्षमता के कारण उसका पीछा करता है, लेकिन यह उसे काफी नहीं लगता। वह जोश को अपने अंदर समाना चाहता है। एलिस भी उस डीमन की मौजूदगी महसूस करती है जो एलिस को मानसिक रूप से परेशान करता है। एलिस और लरेन इस घटना की सारी यादों को खत्म कर देती हैं और जोश की इस क्षमता के बारे में भूल जाती हैं। 25 साल बाद अब का समय दिखाया जाता है जहां एक पुलिस ऑफिसर एलिस की मौत के बारे में जोश की पत्नी रेनाई से पूछताछ करता है। रेनाई पुलिस ऑफिसर को अपने घर में हुई पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे विश्वास नहीं करता। वह रेनाई से कहता है कि अगर एलिस के गले पर जो मर्डरर के फिंगरप्रिंट्स हैं, वह जोश के होंगे तो पुलिस जोश को दोषी ठहरा देगी। जोश अपनी फैमिली के साथ अपनी मां के घर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन रेनाई को यहाँ भी पैरानॉर्मल घटनाएं महसूस होती हैं, जैसे म्यूजिक प्लेयर और पियानो खुद ब खुद बजने लगते हैं और उसकी छोटी बेटी किसी को देखकर रोने लगती है। वह भी अपने पालने से गिर जाती है। वह जोश को इन घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन वह विश्वास नहीं करता और बाहर चला जाता है। जोश रेनाई को बताता है कि जब वह डेड लोगों की दुनिया से वापस आया था तब एक डीमन उसका पीछा कर रहा था जो एलिस की जान ले चुका था, लेकिन अब सब कुछ सामान्य लग रहा था और रेनाई को जोश से यह बात माननी पड़ती है। अब यह दिखाया जाता है कि एलिस के सहकर्मी जो डीमोनोलॉजिस्ट हैं, वह एलिस के घर आते हैं। उनके एलिस के घर में होने पर एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब वे उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ उन्हें 1996 का एक वीडियो टेप मिलता है। यह वही वीडियो टेप है जो एलिस ने जोश के केस की जांच करते वक्त बनाई थी जब वह छोटा था। दोनों डीमोनोलॉजिस्ट यह नोटिस करते हैं कि जोश के पीछे कोई खड़ा है जिसके साथ वह बात कर रहा है। लरेन डाल्टन के पास सोते वक्त होती है। वह अपने सपने में कहता है कि लरेन के पीछे कोई है। फिर लरेन अपने घर में एक सफेद कपड़े वाली महिला को देखती है। लरेन डर जाती है और जोश को इसके बारे में बताती है, लेकिन जोश उसे विश्वास नहीं करता। इसके विपरीत वह उसे गलत शब्दों से बोलता है। रेनाई सुबह के समय रेनाई के पास बैठी होती है। वह डर कर रेनाई से कहता है, मेरे पास एक नाइटमेयर था। फिर वह अपना नाइटमेयर बताता है। डाल्टन बताता है कि पिछले रात जब लरेन उसके पास थी, वह इसे अपना सपना मान रहा था जब सफेद कपड़े वाली महिला लरेन के पीछे खड़ी थी। डाल्टन यह भी बताता है कि जोश अकेले में किसी अदृश्य चीज से बात करता है। यह सोचकर डाल्टन बहुत डर जाता है। रेनाई उसे शांत करती है, कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेनाई को पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे बताता है। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि एलिस के गले पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वे जोश के नहीं थे, लेकिन यह रेनाई के लिए पचाना बहुत मुश्किल था क्योंकि एलिस की हत्या जोश ने की थी। फिर रहस्यमय घटनाएं शुरू हो जाती हैं और रेनाई वहां काले कपड़े पहने हुए एक डीमन से सामना करती है। इसके बाद रेनाई को अपनी छोटी बेटी के कमरे से डीमन की आवाज सुनाई देती है। फिर उसकी बेटी रोने लगती है। रेनाई जल्दी से अपनी बेटी के कमरे की ओर दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। किसी तरह रेनाई दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश करती है, लेकिन उसे अपनी छोटी बेटी कमरे में नहीं मिलती। फिर से दूसरे कमरे से उस डीमन की आवाज सुनाई देती है। एक बूढ़ी औरत की आत्मा रेनाई पर हमला करती है। नतीजतन रेनाई बेहोश हो जाती है। लरेन तुरंत एलिस के सहकर्मी जो डीमोनोलॉजिस्ट हैं के पास जाती है। वह उन्हें बताती है कि डीमन अभी भी उनके घर में है और उनके परिवार की जिंदगी खतरे में है और वह दोनों से मदद मांगती है। वह दोनों लरेन को जोश की बचपन की वही वीडियो दिखाते हैं। जूम लेंस का इस्तेमाल करते हुए वे जोश के पीछे एक छाया दिखाते हैं। वह छाया जोश के युवा रूप की होती है। इसे देखकर लरेन काफी परेशान हो जाती है। वह एलिस के सहकर्मी डीमोनोलॉजिस्ट को कॉल करती है और वरिष्ठ डीमोनोलॉजिस्ट एलिस की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करता है। डाइस का उपयोग करके एलिस की आत्मा उन्हें यह सुराग देती है कि वे उस अस्पताल में जाएं जहां लरेन एक डॉक्टर के रूप में काम करती थी। और अजीब बात यह है कि वह अस्पताल काफी समय से बंद था। जब वे अस्पताल के कमरे में जाते हैं तो लरेन को एक
घटना याद आती है। एक मरीज जिसका नाम पाकर था उस समय एडमिट था जब वह यहाँ कई साल पहले काम करती थी। क्योंकि पाकर बहुत ही रहस्यमय था और वह मरीज अचानक जोश पर हमला कर देता है जब वह एक बार लरेन के साथ वहाँ गया था और लरेन उस मरीज से अस्पताल के लिफ्ट में कई साल बाद मिलती है। वह लरेन से बात नहीं कर रहा था। फिर लरेन एक नर्स से उसकी शिकायत करती है। पाकर नामक मरीज अस्पताल में घूम रहा था जबकि उसे आराम करना चाहिए था। नर्स एक चौंकाने वाली बात बताती है कि उस मरीज ने कल आत्महत्या कर ली थी, वह अब इस दुनिया में नहीं है। फिर यह दिखाया जाता है कि एक डीमन जोश को धमका रहा था कि वह उसके परिवार को खत्म कर देगा। रेनाई होश में आने के बाद डर जाती है। जोश उसे समझाने की कोशिश करता है और रेनाई अपनी बेटी के कमरे की ओर दौड़ जाती है। वह अपनी बेटी को सुरक्षित और स्वस्थ पाती है। रेनाई जोश को बताती है कि एक सफेद कपड़े वाली महिला ने उस पर हमला किया था और कुछ भी सामान्य नहीं है। फिर जोश उसे विश्वास नहीं करता और उसे इन आत्माओं को नजरअंदाज करने की सलाह देता है। तभी अचानक पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है और जब वे दोनों वहां जाते हैं तो कोई नहीं होता। फिर रेनाई वही संगीत पियानो पर बजाती है जो उस समय बज रहा था और जोश उससे कहता है कि संगीत बंद कर दे। फिर रेनाई जोश से सवाल पूछती है, गेस यह कौन सा गाना है? लेकिन जोश कुछ भी याद नहीं कर पाता। रेनाई ने यह धुन जोश के लिए बनाई थी, इसलिए वह हैरान और उदास हो जाती है। दूसरी ओर सभी डीमोनोलॉजिस्ट उस मरीज पाकर के घर जाते हैं लरेन को लेकर। जब एलिस के दोनों सहकर्मी ऊपर जाते हैं तो वे एक बेबी रूम का पता लगाते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस कमरे में सभी बेबी लड़की के खिलौने थे, लेकिन पाकर एक पुरुष था। वहाँ वे दोनों एक छोटी लड़की की भूतनी से मिलते हैं जो उन्हें कहती है, यहाँ से जाओ वरना वह मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर करेगी। वे डर के मारे कमरे से बाहर निकल जाते हैं। डाल्टन कुछ आवाजें सुनकर जाग जाता है। फिर डाल्टन किसी के डरावने भूत का सामना करता है जो उससे मदद मांगता है। उसी समय कई डीमंस डाल्टन पर हमला करते हैं जो वहाँ आते हैं। डाल्टन खुद को बचाने की कोशिश करता है चिल्लाते हुए। फिर रेनाई उसे आराम देती है। पास जाकर लरेन पाकर के घर में एक बड़ा फोटो फ्रेम देखती है जिसमें वही सफेद कपड़े पहने महिला और एक बच्चा है जो दोनों डीमोनोलॉजिस्ट्स ने देखा था। फिर एक बुरी शक्ति लरेन पर हमला करती है और एक झूला गिर जाता है, लेकिन एलिस के सहकर्मी उसे बचा लेते हैं। फिर वे जानते हैं कि उन्हें एलिस की आत्मा ने नहीं बल्कि पाकर की माँ ने यहाँ बुलाया था, जो वही सफेद कपड़े पहने महिला की आत्मा है। वह एक डीमन है। फिर वे एक गुप्त कमरे का पता लगाते हैं जहाँ एक काला शादी का कपड़ा और पुरानी अखबारों से भरी हुई एक बॉक्स मिलती है। एलिस के सहकर्मी यह पता लगाते हैं कि पाकर काले शादी के कपड़े पहनता था, महिला का रूप धारण करता था और वह युवा लड़कियों को मारता था और यह उसकी मृत माँ की आत्मा द्वारा प्रभावित था। और वही काली कपड़े वाली महिला जो जोश के बचपन से उसका पीछा कर रही थी, वह पाकर का डीमन था, कोई और नहीं। यहाँ एलिस के सहकर्मी को यह भी पता चलता है कि जोश के शरीर को पाकर के डीमन ने कब्जा कर लिया है। यह कारण है कि जोश की आत्मा मृतकों की दुनिया में फंसी हुई है। अगले दिन लरेन रेनाई को सब कुछ बताती है। वह यह भी कहती है सभी की जान खतरे में है और जोश के शरीर में एक और आत्मा है और वह सुझाव देती है कि बच्चों को जोश से दूर रखा जाए। दूसरी ओर एलिस के सहकर्मी जोश के घर जाते हैं ताकि वे पाकर की आत्मा को जोश से मुक्त कर सके। एलिस के दो सहकर्मी बाहर वैन में रहते हैं जबकि वरिष्ठ डीमोनोलॉजिस्ट घर के अंदर जाता है। वे जोश और वरिष्ठ डीमोनोलॉजिस्ट के बीच की बातचीत सुन रहे होते हैं। वरिष्ठ डीमोनोलॉजिस्ट जोश को बेहोश करने के लिए एक सेडेटिव इंजेक्शन निकालता है। जब जोश पानी लेने के लिए अंदर जाता है, अचानक जोश वहाँ आता है और एलिस के सहकर्मी से पूछता है, तुम्हारे हाथ में क्या है? तभी वह डीमोनोलॉजिस्ट जोश के छुपे हुए हाथ को देखता है जो उसके पीछे है। जब डीमोनोलॉजिस्ट जोश से पूछता है, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो जोश जवाब देता है, अपने डाइस से पूछो कि मेरे हाथ में क्या है। वह कहता है, मेरी माँ की आत्मा ने मुझे बताया है कि तुमने कल रात डाइस को सही से इस्तेमाल किया था। यहाँ पाकर जोश से बात कर रहा था। उसने पिछले रात की घटनाओं को याद कर लिया था। फिर एलिस के सहकर्मी डाइस को नीचे फेंकते हैं जिसमें नाइफ, चाकू शब्द दिखाई देता है और फिर जोश एलिस के वरिष्ठ सहकर्मी पर चाकू से हमला करता है। यह सब सुनकर एलिस के अन्य सहकर्मी घर के अंदर जाते हैं वरिष्ठ को मदद देने के लिए। अप्राकृतिक रूप से नियंत्रित न
होने पर जोश दोनों सहकर्मियों को नॉकआउट कर देता है और एलिस के वरिष्ठ सहकर्मी को मार डालता है। जोश के मैनिपुलेटर के रूप में पाकर एलिस के सहकर्मी के मोबाइल से लॉरेन को एक संदेश भेजता है ताकि वे दोनों घर के अंदर आ सके। फिर यह दिखाया जाता है कि एलिस के सहकर्मी जोश की आत्मा को मृतकों की दुनिया में देखता है। फिर एक भूत जोश से कुछ कहता है। जीवित होते हुए जोश उस भूत को नहीं देख रहा था और नहीं सुन रहा था। वह भूत जोश से कहता है कि उसकी बेटी पाकर के डीमन के कब्जे में है, अपने घर की ओर इशारा करते हुए। तब जोश वही डीमन देखता है जो उसके घर के बाहर था, जैसा कि चैप्टर 1 में देखा गया था। वह डीमन घर के अंदर कदम रखता है। इसे देखकर जोश भी घर की ओर दौड़ता है। वह दरवाजे को जोर से पीटता है। फिर यह बताया जाता है कि वह जोश की आत्मा थी जो रात को घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, न कि कोई और व्यक्ति जो मृतकों की दुनिया में फंसी हुई थी। नीचे आते हुए जोश की आत्मा खुद को घर के अंदर पाती है। दरवाजा खोलते हुए जोश कमरे में जाता है अपनी बेटी की जान बचाने के लिए और वह उसे डीमन से बचा लेता है। जोश उस डीमन का सामना करता है, लेकिन डीमन जोश से ज्यादा ताकतवर था। फिर एलिस की आत्मा जोश की आत्मा की जान बचाने के लिए आती है। फिर एलिस जोश से कहती है, यह तुम्हारा संसार नहीं है, अपने असली संसार में वापस लौटो और पाकर की आत्मा को इस संसार में भेज दो, उसे तुम्हारे शरीर से मुक्त करके। लेकिन इसके लिए उसे पाकर के घर का दौरा करना होगा। लेकिन जोश को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर एलिस की आत्मा जोश की मुलाकात छोटे जोश से कराती है। वह समय है जब युवा जोश छोटे जोश से उस काले कपड़े वाली महिला के बारे में पूछता है। जोश छोटे जोश से पूछता है वह कहाँ है और छोटा जोश उसे वह जगह बताता है जहाँ वह है। वहीं दूसरी ओर रेनाई और लॉरेन घर के अंदर जाती है। अब जोश का शरीर पूरी तरह से पाकर द्वारा कब्जा कर लिया गया था और वह दोनों पर हमला करता है। लॉरेन को एक कमरे में बंद करके वह रेनाई को मारने वाला था। तभी डाल्टन वहां आता है और जोश के सिर पर बैट से वार करता है और रेनाई अपने बच्चों को लेकर स्टोर रूम में भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर जोश की आत्मा एलिस और उसके सहकर्मियों की आत्माओं के साथ मृतकों की दुनिया में पाकर के घर जाती है। वहाँ वे पाकर का बचपन देखते हैं। वे देखते हैं कि पाकर की माँ उसे लड़की की तरह सजने के लिए मजबूर करती थी, उसे यातना देती थी और वह उसे लड़की की तरह बना देती थी, लड़के की तरह नहीं। पाकर को महिला के कपड़े पहनने की आदत हो गई थी और उसकी माँ इसका कारण थी। फिर पाकर की माँ एलिस और उसके सहकर्मियों को देखती है और उन पर हमला कर देती है। वहीं दूसरी ओर डाल्टन रेनाई से कहता है कि वह जोश को मृतकों की दुनिया से बचाएगा। तब डाल्टन वास्तव में मृतकों की दुनिया में जाता है। पाकर ने पूरी तरह से जोश के शरीर को कब्जा कर लिया है। पाकर की माँ जोश को मृतकों की दुनिया में मारने वाली थी, जबकि वह पाकर को असली दुनिया में डाल्टन को मारने के लिए नियंत्रित करने वाली थी। तभी एलिस जोश को मृतकों की दुनिया में बचाने आती है। एलिस पाकर की माँ को पीटकर कमजोर करती है। जैसे जैसे पाकर की माँ कमजोर होती है, वैसे वैसे पाकर असली दुनिया में अपनी ताकत खोने लगता है। लॉरेन वहाँ पहुँचती है और डाल्टन के शरीर को बचाती है। एलिस जोश और उसके सहकर्मी से कहती है, तुम दोनों अभी भी जीवित हो तो अपने असली संसार में वापस लौट जाओ। कई भूतों से गुजरते हुए वे दोनों रास्ता तलाशते हैं जो असली संसार में लौटने का मार्ग है। तब डाल्टन वहाँ पहुँचता है। वह अपने पिता और एलिस के सहकर्मी को असली संसार में ले आता है। जोश अपने शरीर में वापस लौट आता है। अब सब कुछ ठीक है। वहीं एलिस के सहकर्मी डाल्टन और जोश की सारी यादें मिटा देते हैं जिसमें उन्होंने मृतकों की दुनिया का दौरा किया था, ताकि वे फिर से उस दुनिया में न जाएं। दूसरी ओर एलिस के सहकर्मी दिखाए जाते हैं जो एक घर का दौरा करते हैं ताकि वे वहाँ रहने वाली लड़की की मदद कर सकें जिसमें कुछ रहस्यमय बातें हैं। एलिस भी उनके साथ है जो केवल उस लड़की के सामने दिखाई देती है, अन्य लोगों के लिए नहीं। और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।